नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी गंगा जमुनी तहजीब तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये बार बार भारतीय जनता दल अभी सीमित संसाधन YouTube के पैगाम के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि भारतीय जनता दल सिर्फ राष्ट्र की बात और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितने पक्ष हैं, जितने भी पहलू हैं, उन्हीं की बात करता है। और यह भी उनको समझाने की कोशिश करता है कि इसको भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा, भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा तो अपने भारतीय भाई बहनों में एक मौलिक सवाल लेकर जाएगा कि अब भारतीय भाई बहनों की इस देश के हमारा जो राष्ट्र है भारतवर्ष, देखिए इसके पहले ये देश रहा होगा, लोग अखंड भारत की बात किए होंगे और बाद में खंडित भी हो गया और फिर भी उन्होंने एक अखंड भारत का अपना एक ऐतिहासिक मानचित्र जो है नए संसद भवन में रखा हुआ है। लेकिन सब बातों से ऊपर अब देश से ऊपर जो है अब यह राष्ट्र एक नेशन स्टेट बना है जिसका एक संविधान है। इसी चीज को समझने की जरूरत है और इसी चीज को मैं समझता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं न तो जानबूझ करके न तो इसको बता रही हैं। अब चूंकि राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में जो संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर और भी आधार पर जो भेद विभेद है, यानी संविधान लगने के बाद भी संविधान का मैंने ये कितने दुख और आश्चर्य की बात है कि यह देश भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान के अंतर्गत बनाए हुए जो कानून है, जो विधि है, उससे चलता है और उस संविधान के अंतर्गत बनाए गए विधि कानून के अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमावलियों
रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा संचालित है। यह सबको जानना चाहिए कि हमारा यह देश न तो मनुस्मृति से, न तो गीता रामायण से, न तो शरिया से, न तो कुरान से ही चलता है। सबको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि हमारा देश जो है भारत के संविधान और भारत के संविधान के अंतर्गत बनाए हुए कानून और उन कानूनों के अंतर्गत बनाए हुए नियमावलियों, रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा ही चलता है। ये बिल्कुल दिमाग से सभी भारतीय भाई बहनों को निकाल देना चाहिए। यह देश किसी भी प्रकार से मनुस्मृति, गीता रामायण या पुराण या शरिया या कुरान से चलता है या किसी भी धर्म से। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो ये उसी से चलता है। सभी जो हमारे संवैधानिक पदों पर लोग जो बैठे हुए हैं, आसीन हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के जो मंत्री, सांसद, विधायक, सभी लोग भारत के संविधान की ही शपथ लेते हैं। वो मनुस्मृति की नहीं लेते हैं, वो हिंदुत्व की शपथ नहीं लेते हैं। तो जो साम्राज्य है वो हमारे भारत के संविधान का है। अब भारत के संविधान को प्रदूषित करने की इस जो देश की सबसे बड़ी जो दुश्मन कांग्रेस ने जो प्रयास किया है वो अलग से है, लेकिन फिर भी उसके मूल तत्व उसमें विद्यमान है। जैसे कहने का मतलब देखिए, थोड़ा विषय भटकने का थोड़ा सा अंदेशा रहता है, इसलिए हम ज़्यादा उधर माने नहीं जाते हैं। इस जीएनपीसी की गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस की इंदिरा गांधी ने और संविधान की का जो प्रस्तावना है, प्रियम्बुल है, उसमें जो है सेक्युलरिज्म शब्द जो है या धर्मनिरपेक्षता का शब्द इसने डलवाया, जबकि सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सभी को जानना चाहिए। लेकिन पूरे माहौल को मथा जा रहा है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक मतलब कि एक कुत्सित और स्वार्थ भरी मानसिकता के तहत इस देश की सबसे बड़ी जो गद्दार इंदिरा गांधी ने संवैधानिक प्रक्रियाओं की हत्या करते हुए इमरजेंसी के दौरान संविधान के प्रस्तावना में ये धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर का शब्द इसने डलवाया। और कब डलवाया? एक बंधक बनाई हुई संसद, तो बंधक बनाई हुई संसद से मतलब जिसमें विपक्ष हो ही ना, इमरजेंसी लगवा करके इस गद्दार इंदिरा गांधी ने विपक्ष को जेल में ठूंस दिया था। तो एक विपक्ष विहीन संसद, एक कैप्टिव पार्लियामेंट के द्वारा इसको जो है इस तरह का संशोधन इसने करवाया, इसको रेटिफाई करवाया। तो वो इंदिरा गांधी इस देश की बहुत बड़ी गद्दार थी। अब मैंने
यही माना थोड़ा विषय भटक जाएगा। ये बीजेपी उस इंदिरा गांधी की भी पूजा करती है। बीजेपी का जो अटल बिहारी वाजपेयी था वो बराबर इसी गद्दार इंदिरा गांधी की रक्षा करता था, उसको दुर्गा बोलता था। ये गद्दार किस्म का अटल बिहारी वाजपेयी। तो ज्यादा विशेष कहना मैंने अभी समय नहीं है। तो वही हमारा जो संविधान है, हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इस संवैधानिक जो इकाई हमारा जो भारत राष्ट्र है, हमारा क्या इस देश के परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमारा वजूद क्या है, इसकी पहचान करवाया है। वो कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। इसको हर एक भारतीय भाई बहन को समझने की आवश्यकता है। हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, ये बहुत बड़ा संदेश है और इसी में सब कुछ है। वो संविधान ये नहीं कहता कि हमारे देशवासी वो हिंदू हैं। ये जो हिंदू और हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का जो नशा चढ़वाते हैं, ये उनके लिए सबक है कि यह देश भारत के संविधान से चलता है। और भारत संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं। और उसी प्रकार के और पागलपंथी जो है, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी कुछ आती है। बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। उनको भी सिखाने की जरूरत है कि भैया आप मुसलमान नहीं हैं। इस संवैधानिक जो राष्ट्र हमारा देश है, आप मुसलमान नहीं हैं और उसी प्रकार ये हिंदू नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। ये हमारा संविधान का आदेश है और हमारा ये एक संवैधानिक पहचान है, राष्ट्र की पहचान है। तो इसके संबंध में समझने की यह आवश्यकता है कि वो सनातन कुछ भी रहा हो, 4000, 5000, 10,000 साल पहले अखंड भारत की भी वो परिकल्पना रही हो। फिर इसी देश में तमाम रियासतें अलग अलग खंड में, यानी दक्षिण में कई वंश चले हैं, चोल वंश और चेर वंश, पांड्य वंश चले हैं, पल्लव वंश चले हैं, और उत्तर भारत में भी यानी कई वंश चले हैं। तो वो हर्षवर्धन का है और मौर्य वंश चला है और भी वंश चले हैं, अलग अलग खंड हुए हैं। लेकिन पहली बार ये तो माने देश की एक मोटा परिकल्पना रही होगी। हालांकि भारत की पहली बार परिकल्पना जो महान दार्शनिक हमारे और देशभक्त माने चाणक्य जी ने किया था। लेकिन भारत राष्ट्र के रूप में एज ए नेशन स्टेट पहली बार भारत का संविधान बना करके ये किया गया है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो अब इसमें जो भारत राष्ट्र की जो परिकल्पना है और जिस रास्ते पर हम आप चल पड़े हैं, उसमें सनातन की कोई भूमिका नहीं है, उसमें इस्लाम की भी कोई भूमिका नहीं है, किसी भी पंथ की जरा भी भूमिका नहीं है। हाँ, उनको सनातन अपनाने की एक छूट दी गई है। और जब ये बात बताई जा रही है, ये गलती हुई है उस समय, क्योंकि यानी ये पांथिक जो नशा है, कट्टरता भी कह लीजिए, वो इतना हावी था कि संविधान बनाते समय इसकी सावधानी नहीं की गई और इसको संविधान के फंडामेंटल राइट्स में, मूलभूत अधिकारों में डाल दिया गया। इस अपने पंथ के आचरण के निर्वाह के लिए ये बहुत बड़ी गलती थी।
इसीलिए आज भी उस संविधान को शुद्ध करने के लिए, संविधान तो अपने आप में बहुत बहुत ताकतवर है, शुद्ध करने के लिए कम से कम जो है धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28 और धारा 30 को निकाल देना चाहिए और उसको साधारण अधिकार के रूप में डाल देना चाहिए। जिस प्रकार से जो संपत्ति का अधिकार था, धारा 31 जो है उसको निकाल दिया गया और धारा 300A के रूप में उसको साधारण अधिकार के रूप में उसको डाल दिया गया। इसी प्रकार भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को और पूरे देश के लोगों को कहना चाहता है कि धारा 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28, धारा 30 ये धार्मिक के आधार पर उनको आचरण करने का और विद्यालय चलाने का जो मूल अधिकार में डाल दिया गया है, ये संविधान की सबसे बड़ी भूल है। तो इसको संविधान से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, इसको साधारण अधिकार में डाल देना चाहिए। तो जो नशा है कि नहीं हमारा मूलभूत अधिकार है, वो हिंदू सनातन वाले भी कहते हैं, तमाम जो संसा पार्टी है तो तिलक लगा करके कहते हैं हमारा मूलभूत अधिकार है सबका नशा। और ये कुछ पागलपंथी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से बोलते हैं कि सरिया हमारा लगाना हमारा मूल अधिकार है, संविधान ने हमको दिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी बोलता है सबका नशा एक ही बार में उतर जाएगा। कब? संविधान की धारा 25, 26, 27, 28 और 30 को निकाल दीजिए, निकाल करके उनको साधारण अधिकार में डाल देने की आवश्यकता है। तब इन सबों का नशा जो है पंथ का वो निकल जाएगा और राष्ट्र के विषय में सोचना शुरू कर देंगे। अब ये क्या सवाल उठता है, क्या ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी ऐसा करेगी? कभी नहीं। देश के गद्दारों को पालने वाली, देश के गद्दारों को प्रश्रय देने वाली ये बीजेपी ऐसा करेगी? कभी नहीं। इस बीजेपी का इस देश से मोहब्बत बिल्कुल नहीं है। यह जैसे मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी को ले लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सुने जो भी है, राहुल गांधी बराबर इस देश से गद्दारी करता है, देश विरोधी हरकतों में लिप्त है। बीजेपी जो है कभी भी उसको न तो गद्दार कहती है और गद्दार के रूप में जनता इसको समझे, इसको देखे, परखे। मैंने उसको जनता जो है इसको गद्दार के रूप में समझे, गद्दार के रूप में देखे, परखे, इस तरह का अवसर भी नहीं देती है। बड़ी सफाई से राहुल गांधी की गद्दारियों को बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, अब बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं इस यूट्यूब पर, मैं उनका नाम लेना जरूरी समझता। एक जयपुर डायलॉग चलाता है संजय दीक्षित, एक अश्विनी उपाध्याय है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील, डीके दुबे है वो वकील, प्रदीप सिंह है, इस प्रकार मनीष ठाकुर, मनीष कुमार और कई हैं। ये सब इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि गद्दार ये क्यों नहीं कहते हैं? ये एक मौलिक सवाल है। यदि जो बीजेपी वाले अपने को राष्ट्रवादी और देशभक्त के रूप में दावा करते हैं और देश सर्वोपरि है इसका भी दावा करते हैं, तो देश के साथ बराबर जो गद्दारी करता है उसको गद्दार क्यों नहीं मानते? बीजेपी वालों की गद्दारी जरा देखिए ना, बहुत गौर से देखिए। इतने बड़े गद्दार राहुल गांधी को
एक रूप में कहते हैं कि भाई ये राहुल गांधी नासमझ है, इसको समझ नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, अपरिपक्व है, 52 वर्ष का या माने बच्चा है, पप्पू है। इसी रूप में उसकी छवि बनाते हैं, चुटकुले भी बनाते हैं, यूट्यूब पर आप देखते होंगे। क्यों? अब लोगों के जहन में आता होगा कि अरे भाई, जो खुद पप्पू है वह देश का गद्दार कैसे हो सकता है? इस साजिश को जरा हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझे कि राहुल गांधी एक जैसे गद्दार की गद्दारी को छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए बीजेपी वालों ने यह साजिश किया है कि वो पप्पू है, वो 52 वर्ष का बच्चा है और वो नासमझ है, इमेच्योर है, बोलने की तमीज नहीं है। इसी रूप में बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के सिपा सालार जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वो क्यों? कि वाकई में उनको इस देश से मोहब्बत नहीं है, देश का महत्व नहीं है। उनका एकमात्र है कि राहुल गांधी भले गद्दार है, देश का दुश्मन है, लेकिन उसी को दिखा करके हमको वोट मिलेगा। देश के जो पार्टी देश के दुश्मनों को पाल करके वोट के लिए उसको सामने रखा है, वो राष्ट्रवादी हो सकती है कभी भी। देखिए ना, बीजेपी वालों की देश विरोधी मानसिकता को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज बीजेपी वाले इस देश के लिए कितने खतरनाक हैं उसको भी समझने की आवश्यकता है। जिस राहुल गांधी को इस देश से निकाल देना चाहिए गद्दारी के कारण जो है। देखिए, एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारे देश में गद्दारी करने का बहुत स्कोप दिया गया है। राष्ट्रद्रोह पर कोई कानून ही नहीं है। एक सेडिशन लॉ है, बड़ा हल्का फुल्का, और कोर्ट जो है तन जाती है। और ये कोर्ट की जो मानसिकता है, ये भी मैं बोलता ना, जो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो और भी कोर्ट हो, इसको भी देश से मतलब नहीं है। वो बस एक कानून लेके बैठे हुआ है। उसको ये चिंता नहीं है कि भाई हमारा देश है तभी ये कोर्ट है, तभी सुप्रीम कोर्ट है, तभी ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जरा भी उसको भान नहीं है। तो देशद्रोह पर कोई कानून नहीं है, सेडिशन लॉ पर कोई थोड़ा बहुत है भी, उसको भी, चूंकि उसको भी ये जितनी भी देश की गद्दार पार्टियां हैं, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट वाले भी हैं, और इन कांग्रेस कम्युनिस्टों से चिपकने वाले जो स्थानीय छत्रप हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और टीएमसी और आरजेडी, बसपा और आपकी आम आदमी पार्टी और शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, सभी जो है ये कांग्रेस के साथ ही चिपकने वाले सब हैं। देश की दुश्मन, देश की गद्दार से चिपकने वाले ये सब दल हैं। तो ये सब जो है ये जो कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक राष्ट्रद्रोह पर कानून है, सेडिशन लॉ है, उसको भी स्क्रैप कराने के लिए, उसको भी खत्म कराने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं किस मानसिकता का है कि वो देशद्रोह पर जो बचा खुचा भी कानून है उसको भी खत्म करने के लिए टिप्पणी करता है। तो इस तरह की देश विरोधी हरकत सुप्रीम कोर्ट के भी है। देशद्रोह से बड़ा कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये आभास तब होगा जब आपको देश से मोहब्बत होगी।
हमारे सैनिकों को तो बताया जाता है कि भाई ये दुश्मन की सेना आक्रमण करती है तो उसको वहीं गोली से निपटा दो, लेकिन सीमा के अंदर ये देश के दुश्मन बराबर गद्दारी करते रहे तो गद्दारी करते रहे, इसका माहौल बनाया गया है, कोई कानून तक नहीं है। तो बीजेपी वालों से पूछा जाना चाहिए कि भाई देशद्रोह के लिए कोई कानून अब तक क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया ताकि राहुल गांधी गद्दारी करता रहे हमेशा और इसी देश का संसाधन का उपभोग भी करता रहे और राहुल गांधी को ही दिखा करके बीजेपी जो है वोट लेती रही है, सत्ता में बैठी रहे। इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने का और उसकी रक्षा करने का जीता जागता प्रमाण यदि आपको देखना है, बीजेपी वाले बराबर कहते फिरते हैं, जरा उनसे जरा सुनिए और जब भी मीडिया में डिस्कशन होता है तभी आप सुनिए, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी इनके स्टार प्रचारक हैं। वो बीजेपी वाले और मीडिया में भी डिस्कशन होता है कि ये गद्दार राहुल गांधी जो देश का गद्दार है वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है। यह सवाल बीजेपी वालों से किया जाना चाहिए कि भाई एक देश का गद्दार जो हमेशा देश के विरुद्ध वो खड़ा रहता है, वो तुम्हारा जब तुम्हारा स्टार प्रचारक है तो जब तुम्हारा स्टार प्रचारक है तो तुम भी तो गद्दार हुए। बीजेपी की गद्दारी को समझना बहुत जरूरी है। देश समझ नहीं रहा है, लोग जो है वो हिंदुत्व के नशे में इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस तो इस देश की गद्दार है ही, कम्युनिस्ट वाले तो हैं ही, उसी के समकक्ष जो है बीजेपी वाले। बीजेपी वाले उतरते हैं कि हमने इतना विकास किया, इतनी सड़कें बनवा दी, इतना एक्सप्रेसवे बना दिया, हाईवे का जाल बिछा दिया, एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ला दिया और जो है लॉजिस्टिक पार्क ला दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला दिया, डिफेंस कॉरिडोर ला दिया, सीमाओं पर सड़क बना दिया। सब सही है एक स्थान पर, और बुलेट ट्रेन, वंदे भारत सब सही है, लेकिन आपकी मंशा कितनी खतरनाक है उसको समझने की आवश्यकता है। जो विकास की बात करते हैं ना, विकास अंग्रेजों ने भी किया था। बीजेपी वालों, जब अंग्रेज आए थे तो हमारे देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी। उन्होंने अपने ही हित में, व्यापारिक हित में, पूरे देश में रेलवे लाइन बिछाई, रेलवे का नेटवर्क दिया और जो है ये पोस्टल सर्विस, डाक सेवा पूरे देश में स्थापित किया, पोस्टल नेटवर्क स्थापित किया, टेलीग्राफ का नेटवर्क स्थापित किया। और कई भवन मैंने मद्रास में भी बनाए, कलकत्ता में भी बनाए और जगह बनाए, दिल्ली में भी बनाए। जो संसद भवन है, जो राष्ट्रपति भवन है, तमाम है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सब उन्हीं की देन है। और जुडिशियल सिस्टम भी लाए, न्यायिक व्यवस्था भी लाए, सब कुछ लाए। और लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो अंग्रेज इस देश के दुश्मन थे, वो इस देश के लुटेरे थे। उन्होंने अपने 190 साल के शासन में 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए। तो विकास कोई पैमाना नहीं है कि आप इस देश के हैं और आप देशभक्त हैं। आपकी मंशा क्या है? बीजेपी वालों की कभी भी भक्ति इस मुल्क से कभी नहीं है। वो जो है वो हिंदुत्व के रास्ते से
रास्ते से इस देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि ये बहुत ही खतरनाक खेल है। हमारा देश जो है सर्वपंथ समभाव का है। वैसे पंथ की भूमिका हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में बिल्कुल नहीं है और न होनी चाहिए, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। पंथ की यदि कोई भूमिका है भी तो हमारा देश कैसे मजबूत हो, सनातन का ये फर्ज बनता है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो। इस्लाम की भी कसौटी यही है कि हमारा मुल्क कैसे मजबूत हो, तभी इस्लाम की प्रासंगिकता है, वरना उसकी इस देश में इस्लाम की कोई प्रासंगिकता नहीं है। सनातन की भी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता तभी है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, बस यही। लेकिन भूमिका कोई नहीं है, प्रासंगिकता और उपयोगिता की मैं बात कर रहा हूं। सर्वोच्चता इस देश के राष्ट्र की है। तो पंथ की बात हो रही थी। तो हमारा जो संविधान जो है मूलभूत से वो अपने आप बगैर उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द डाले हुए उसके प्रस्तावना में, हालांकि ये संवैधानिक खुराफात क्या इस गद्दार इंदिरा गांधी ने, और संवैधानिक प्रक्रिया की इसने हत्या की इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। तो लेकिन स्वयं अपने आप भारत के संविधान जो है सर्वपंथ समभाव के रास्ते पर उसी भावना के अनुरूप ये कार्य करता है। पंथ की भूमिका सीमित होनी चाहिए। पंथ जो है उसको समझना चाहिए कि ये हमारा अलग अलग हमारा एक विश्वास है। कोई यदि सनातन में विश्वास रखता है, कोई बात नहीं है, कोई इस्लाम में विश्वास रखता है, ठीक है। इस प्रकार अन्य पंथ हैं, हमारे सिख पंथ हैं, ईसाई पंथ हैं, बौद्ध पंथ हैं और जैन पंथ हैं, ईसाई और वो पारसी पंथ इत्यादि। लेकिन वो जो है पंथ के विषय में वो व्यक्तिगत विश्वास, पर्सनल कन्विक्शन, वो व्यक्तिगत रूप से ही निभाया जाना चाहिए। ये बराबर भारतीय जनता के दल व्यक्तिगत आप घर के अंदर, घर की चार दीवारी के अंदर आप जैसे भी आप जो भी आपको विधि विधान तौर तरीके आपको पसंद हैं वो करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, घंटी बजाइए, धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, इबादत करिए, सिजदा करिए, नमाज पढ़िए, जो भी पसंद है। लेकिन घर की चौखट के बाहर निकलते ही ये सब कुछ आपका उसी घर के अंदर छूट जाना है। हमारा जो सामूहिक जीवन है वो शुद्धतः भारतीय और राष्ट्रीय है। इसी चीज को समझने की आवश्यकता है। ये जितने भी हमारे माने सामाजिक जीवन में, भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में ये पंथ का जो जहर घोलते हैं वह देश के बड़े खतरनाक दुश्मन हैं। हमारी आवाम, हमारी भारतीय आवाम इसको ठीक से समझे। सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारे भारतीय जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, वो जहर का काम करती है। लेकिन जो ये कर रहे हैं बड़े खतरनाक इस देश के दुश्मन हैं, इसकी भी पहचान होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी यही करती है, हर वक्त हिंदुत्व सनातन को बड़े उसको यानी प्रशासनिक वो रंग देती है। ये बदमाशी देखिए मोदी महोदय की, भारत के संविधान के ऊपर वो सेंगोल रखते हैं। क्या जरूरत है भाई? सेंगोल की क्या भूमिका है? ऐसे ऐसे लोग ही देश की, हमारे राष्ट्र के, जो हमारा जो नेशन स्टेट भारत है,
उसके शत्रु हैं मोदी जैसे लोग। सेंगोल की कोई भूमिका नहीं, सनातन की कोई भूमिका नहीं, इस्लाम की कोई भूमिका नहीं। विकास के पहले हमारी जो आवाम है उसकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करना होगा मोदी महोदय और बीजेपी वालों। सबसे बड़ी समस्या है हमारी आबादी की। ये YouTube पर यह समाचार सुनते होंगे कि हमारे देश का जो खजाना है, इंपोर्ट बिल इतने बिलियन डॉलर का हम तेल मंगाते हैं, इतने बिलियन डॉलर का हम सूरजमुखी तेल वो तेल मंगाते हैं, और क्या क्या मंगाते हैं। क्यों? कि हम 1 से 42 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हुए हैं। जरा इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जरा गौर से, जब ये मोदी महोदय आए थे शासन में, हमारे देश की आबादी कितनी थी? 120 करोड़। और इन्होंने जो सबसे जरूरी काम था, आबादी विस्फोट को रोकना, इस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। और इस 120 करोड़ की आबादी को इन्होंने 142 तक पहुंचा दिया। यही अपराध नहीं किया। आज भी जो है इस आबादी विस्फोट को किसी समस्या के रूप में नहीं देखते हैं। बोलते हैं हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारा जनसंख्या का लाभांश है। बताइए, आबादी विस्फोट। अब देखिए, मैं बता रहा हूं, चीन का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से 2.5 गुने से भी ज़्यादा है, और हम उसकी आबादी से आगे बढ़ गए हैं। एक बार उसको हंसी में सुनिए। एक बार क्या हुआ कि अखबार में निकला कि भाई हम चीन से आगे हो गए हैं। अखबार में बड़े जोरों से निकला कि हम चीन से आगे होंगे। तो मैंने कहा, अरे कैसे, किस रूप में आगे होंगे भाई? उसकी जीडीपी जो है भारत की जीडीपी की 5 गुना है, सब कुछ उसको, और आर्थिक एक ताकत है, और कैसे हम इतनी जल्दी कैसे आगे हो गए? तो किसी ने कहा नहीं साहब, आबादी में आगे हो गए। किसी ने कहा आबादी में आगे हो गए। कितने शर्म की बात है। यानी आबादी में आगे हो गए, जो शर्म की बात है, तो उसको गर्व के रूप में बोलना है कि हम चीन से आगे हो गया। किस मामले में? आबादी के मामले में। तो आबादी का विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, और ये राष्ट्रीय समस्या है, देश की समस्या है। इसका किसी भी पंथ से लेना देना नहीं है। जो लोग ये तर्क देते हैं कि बच्चे जो अल्लाह की देन हैं, फलाने हैं, वह उनकी सोच भी देश विरोधी है। कोई अल्लाह की देन, कोई ईश्वर की देन नहीं, सब कुछ अपने हाथों में है। परिवार को सीमित रखना, आबादी विस्फोट को रोके रखना, हर एक जो है भारतीय भाई बहन का, हर एक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है। तो इतनी विस्फोटक समस्या के साथ इस बीजेपी वालों का जो रवैया है, बिल्कुल देश विरोधी है, भारत विरोधी है। इसको जो है, यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या के रूप में नहीं पेश करते हैं। मोदी महोदय बोलते हैं कि हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसी को लेकर के जब बातचीत चल रही थी कि चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 2.5 गुना ज़्यादा है, और उसकी आबादी से हम आगे बढ़ गए। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3.5 गुना ज़्यादा है। उसकी आबादी 30-35 करोड़ है, और हम 1 से 42 करोड़ है। आप भारतीय भाई बहन बिल्कुल सहज में अंदाज लगा सकते हैं कि सुख कहाँ होगा, और सारा कुछ जो है इस सरकार का बनना, सरकार का कर्तव्य जनता के सुख के लिए होता है। सुख तो नदारद होगा ना।
कुछ कह रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में ये आबादी 160 करोड़ 170 करोड़ हो जाएगी। रहने को जमीन नहीं मिलेगी, खाने को भोजन नहीं मिलेगा, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी। ये कहाँ ले जा रहे हैं बीजेपी वाले जो है इस आबादी विस्फोट को बढ़ा करके। आज जब भी आबादी विस्फोट की बात होती है फट से उसको पंथ में घुसेड़ देते हैं। ये मुसलमान 10 बीबी 40 बच्चे इसी में, इस तरह की बात करते हैं सब। अरे भाई पहले इसको समस्या तो मानो, तुम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात छोड़ करके इसको समस्या मानो, सबको समझाओ कि भाई ये राष्ट्रीय समस्या है, सबकी समस्या है, इसका किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अपराध बीजेपी वाले मोदी महोदय ने किया है कि आबादी को, इन्होंने आबादी विस्फोट को और बढ़ावा दिया है। और इसी को किस रूप में पेश करते हैं? भारत बहुत बड़ा बाजार है, इतनी बड़ी आबादी जो हमारे लिए समस्या है, उसको ये पेश करते हैं कि हमारा जो बहुत बड़ा बाजार है, इस बाजार पर सबकी नजर गड़ी रहती है, अमेरिका की, यूरोप की, जापान की, साउथ कोरिया की, सभी देशों की। हम आबादी लेकर के परेशान हैं और उनकी नजरों में बाजार है। तो ये पेश करने का एक बहुत खतरनाक वो तरीका है। इस आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बशर्ते मन में ईमानदारी हो, मंशा जो है बिल्कुल साफ हो। जब तक भारत की आबादी उसके अनुसार कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा तो किसी भी हालत में, लेकिन ये तुरंत संभव थोड़ी होगा। ये उतने ही वर्षों में, जितने वर्षों में ये 30 करोड़ से बढ़कर के 142 करोड़ हुआ, उतने ही वर्ष ये लगेंगे, बशर्ते उसकी शुरुआत तो हो कि एक युग्म पर, एक जोड़े पर एक बच्चा। ये तमाम तर्क देते हैं कि साहब एक बच्चा रहेगा तो बाकी सब बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद जो है काम कौन करेगा, सबको पेंशन देना, ये कुतर्क है। आज भी काम करने वाले हमने देखा है कि चश्मा लगा करके कारीगर जो है हमारे, खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय बहन, वो कारीगर अपना कढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनको भी काम पर उनसे भी यानी काम लिया जा सकता है, तमाम स्कीम है। लेकिन एक युग्म पर, एक जोड़े पर, एक पेयर पर एक बच्चा की पॉलिसी अब लगाइए। और कुछ दंडात्मक भी, मैंने कुछ मोटा अभी तो इस पार्टी का ज्यादा प्रसार भी नहीं है। अभी ये सत्ता इसको मिलती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, सत्ता का उपकरण हाथ में आता है, तो कुछ उसका एक प्रारूप, आउटलाइन ये बताया जा रहा है। तो एक युग्म जो है, एक जोड़ा, एक पेयर, यदि एक बच्चा की शर्तों को पूरा करता है तो तमाम उसको आकर्षक यानी इंसेंटिव्स दिए जाएं, प्रमोशन है और काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट है और भी चीज़ें हैं, उसको तब इसके लिए जो है प्रोत्साहित होंगे। साथ साथ दंडात्मक भी, जिसे बोलते हैं कि किसी चीज़ को सफल होने के लिए कैरेट एंड स्टिक, यानी माने कि दंड की भी व्यवस्था हो और प्रोत्साहन की भी व्यवस्था हो। तो ये प्रोत्साहन, मैंने कहा कि कई तरह के प्रोत्साहन आप दे सकते हैं। नौकरियों में भर्ती, नौकरियों में क्या करने की ये प्रोन्नति, जो इस आबादी विस्फोट को रोकने का जो उपाय है कि एक युग्म, एक पेयर, एक ही बच्चा मेंटेन करें। और जो आबादी बढ़ाते हैं तो 45 साल से ऊपर या 50 साल से ऊपर जिन्होंने
4 बच्चे पैदा किए हैं, 10 बच्चे पैदा किए हैं, उनके कुछ नागरिक के अधिकार छीन लेने की आवश्यकता है। सबसे पहले उनका जो वोट देने का अधिकार छीन लीजिए, और भी जो सुविधाएं छीन लीजिए, और सिर्फ एक बच्चे को ही पूरे नागरिक का अधिकार दीजिए, 1 या 2 या कभी कभी 3 भी आप कर सकते हैं, बात में जो भी है। बाकी के भी जो है वही दंडात्मक उनके नागरिक के अधिकार बिल्कुल छीन लीजिए। अब सवाल ये भी आएगा कि उनके नागरिक के अधिकार जो है वो वापस कब होंगे? जब मैंने ये जो कहा है कि 40 साल या 50 साल के ऊपर नहीं, सॉरी, नीचे वाले को। अब जो ऊपर वाले तो अब तो धीरे उनकी उम्र बीत चुकी, उन पर दंडात्मक करने से क्या फायदा। लेकिन जो नीचे वाले हैं, 45 साल, 40 साल या 50 साल जो भी है, उसके नीचे वाले जिन्होंने 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे जो वो पैदा कर लिया है, तो और आवश्यकता हुई तो वो किसी भी उम्र के लोगों पर भी ये दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जब तक दंड नहीं होगा तब तक जो है, खास करके अपने भारत में लोग उसका पालन भी नहीं करते हैं। शायद मैं समझता हूँ कि मैं बहुत गलत नहीं हूँ। भारत में प्रोत्साहन से ज़्यादा दंड यानी काम करता है, लेकिन वो दंड प्रभावकारी हो और निष्पक्ष हो। तो 2 या 3 से अधिक जिन्होंने अधिक बच्चे पैदा किए हैं, तो उस माता पिता का और 3 के बाद जो बाद बच्चे हैं, उनका नागरिक के कुछ अधिकार वो सस्पेंड कर दीजिए। और उस माता पिता का और 3 के बाद बच्चों का नागरिक के छीने हुए अधिकार तब वापस होंगे जबकि वो तीनों शादी करेंगे। शादी करते ही उन 3 के बाद जो बच्चों का भी और माता पिता का नागरिक अधिकार वापस हो जाएंगे। लेकिन वो भी फिर युग्म एक पेयर या एक जोड़ा जो है, एक ही बच्चे का जब तक पालन करता रहेगा तभी तक उनके अधिकार, नागरिक के अधिकार जो है वो बचे रहेंगे। जहां उन्होंने एक से अधिक किया तो फिर उनके अधिकार जो है वो छीन लिए जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। कुछ मोटा मोटी बता रहे हैं, तब जाकर के यानी आबादी को यानी जो विस्फोट है उसका या वृद्धि है, वह जो है ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगी। और ऐसे करके मेरा एक अंदाज है कि 50, 60, 70 सालों में फिर ये 142 वाली जो है पहुंच जाएगी आपके 30-35 के आसपास। वैसे उससे भी यानी कम करने की आवश्यकता है। तो फिर ये भारत सबसे बड़ा बाजार है, यानी हम आबादी झेल रहे हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भी इसको बाजार समझ रही हैं, ये भी बाजार समझ रहे। और भारत जो है इनको मैंने इनके खर्चे के लिए तमाम जो है वो जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सारा बोलते हैं कि सारा हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व खर्च हो जाता है जो है वो तेल को मंगाने में। क्यों भैया, इतनी बड़ी आबादी ये तुम पालोगे और उनके लिए जो है पेट्रोल डीजल के लिए जो है वो करोगे तो होगा ही। आबादी कम करो ना। और आबादी बढ़ने से एक चीज़ और होती है, क्राइम बहुत बढ़ते हैं। और क्राइम बढ़ने का मतलब है कि जनता तो इसमें परेशान होती ही है। ये 3 विभाग, पुलिस, वकील और जुडिशियरी, इनकी चांदी खिल जाती है। क्राइम तो कम होता नहीं है। और जो रसूख वाले हैं वो यानी वो तो कभी पकड़ाते नहीं हैं।
पकड़ाते मान लीजिए पकड़ के जेल में भी हो गए तो जेलों में भी जो है वो स्वर्ग जैसी सुविधा, ये तो इनका इंतजाम है। तो जो है तो ये जो वकीलों का जो ग्रुप है, जो पुलिस विभाग है और जो न्यायपालिका है, इनकी बातें खिल जाती हैं जब क्राइम बढ़ते हैं। और कभी भी ये तीनों मिल करके कभी नहीं हमको हमारे इस देश में क्राइम को रोकना है, कभी नहीं। एक दूसरे पर आरोप जरूर वो लगाते हैं। तो यह भी एक बहुत इस देश के लिए अभिशाप बना हुआ है कि ये तीनों के तीनों जो है न्यायपालिका और वकीलों का संघ और जो है पुलिस जो है क्राइम जो है एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय कैसे क्राइम कम हो और बड़े बड़े क्रिमिनल पैदा न। बस एक महोदय हमारे योगी महोदय, उन्होंने मुख्तार अंसारी को वो कर दिया, आतिक अहमद को, उन्होंने इसके बाद सारा सब खत्म हो गया। अरे आज भी योगी महोदय हमारी महिलाओं के चेन छीने जाते हैं। पश्चिमी यूपी में तो आम घटना होती है। ये गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ अक्सर चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग चल रहा है। वो जो है योगी महोदय, और योगी महोदय, हालांकि विषय फिर ये भटक गया, तो योगी महोदय यानी बहुत गलत कि उन्होंने अपराध कम कर दिया। अपराध कम नहीं हुआ है। अब यानी जो बड़े बड़े माफियाओं को पालने वाली ये जो गुंडों की जो पार्टी है सपा आ जाए, उसके कुछ गुंडों का इन्होंने यानी उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको लिक्विडेट किया या उसको मैंने हटा दिया, उनका अंत किया। तो उससे हालांकि उसके लिए भी उसके आतिक अहमद के पक्ष में और मुख्तार अंसारी के पक्ष में ये जो गुंडों की जो पार्टी है सपा, यानी वो तर्क देती है। सवाल तो इस बात का है कि किस तरह की भारतीय समाज विरोधी मानसिकता के साथ ये पार्टियां बोलती हैं और जो है इसके सामने रखती हैं। ये भी बहुत ही गंभीर विषय है। तो बात चल रही थी आबादी। तो आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। अपराध जब बढ़ता है तो तकलीफ जनता को होती है, इस देश को होती है, समाज को होती है। लेकिन उसका जो ये वकीलों का, मैंने कुछ अपवादों को छोड़कर हम नहीं कहते सभी वकील, लेकिन अधिकांश वकीलों का जो समूह है, अधिकांश पुलिस का जो समूह है, अधिकांश जो न्यायपालिका का समूह है, वह इससे चिंतित होने के बजाय इसमें अपना बिजनेस देखता है, अपना धंधा देखता है। यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और हुआ तो आबादी का बढ़ना हर तरह से इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। लेकिन बीजेपी आबादी को बढ़ने को समस्या नहीं मानती है। यही बीजेपी का राष्ट्रद्रोह है, बजाय कि ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसका नाम लीजिए तो क्या मैंने सुना है, मैंने देखा है कि क्या करते हैं बीजेपी वाले, अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन की बस्तियों में कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं, बताइए, आप आबादी आप रोकेंगे, बताइए। उनको भेज देते हैं। तो बीजेपी की इस देश विरोधी जो है उसके मंशा को समझने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है यही कारण है कि जो ये वीडियो है जो भारतीय जनता दल जारी करता है, इसकी व्यूअरशिप को देख करके कुछ साजिश की बू आती है, कुछ दुर्गंध आती है कि अदना सा कोई कचरम बचरम टाइप का जो है ये वो वीडियो पोस्ट करता है, उसमें लाखों
हजारों व्यूअरशिप आती है, और इसको देखने वाले कभी 7, कभी 8, कभी 10, कभी 12। ये अपने आप में दुख का विषय नहीं है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल, ठीक है वो साजिश करते हों, और हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई हम इसको फेसबुक पर डलवाएं, वहाँ डलवाएं, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं। आप इसको जो है फेसबुक पर और जो है इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर तरह से इन वीडियोज़ को, भारतीय जनता दल वीडियोज़ को आगे बढ़ाइए। और वही जैसा कि बताया गया है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, और जन जन तक ये वीडियो पहुँचे, और कम से कम एक स्वस्थ सोच पैदा हो। और भी बातें करनी है, और तो ये आबादी विस्फोट पर को समस्या न बता करके अब ये बीजेपी वाले जो है 2024 के चुनाव जीतने के लिए एक यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता वाला, उसको है ना कि ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसे भाई यानी हो सकता है? मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है? बीजेपी वाले बताओ। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान की धारा 44 जो कि डीपीएसपी संविधान की धारा 44 जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी में नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें खुद कहा गया कि समान आचार संहिता के लिए जो राज्य है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो इसके लिए प्रयास करे। खुद दिया हुआ है, संवैधानिक व्यवस्था है। इसको लागू करके ये मास्टर स्ट्रोक यानी कि भाई क्यों लाएंगे इसमें? मास्टर स्ट्रोक कैसे हो गया? समान आचार संहिता होनी ही चाहिए। हर जो राष्ट्रीय जो बातें हैं उसको जो है पंथ में उलझा करके इन समूह ने राष्ट्र विरोधी सोच भी, राष्ट्र विरोधी कार्य किया है। हमारा पहले तो जैसे मैंने बताया कि हमारा देश सिर्फ संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियों से ही चलता है, और वही लागू होगा, वही मान्य होगा। मनुस्मृति, गीता, रामायण, सरिया और ये कुरान बिल्कुल इसकी बात भी नहीं करनी है। तो वही एक संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन बीजेपी जो है हर राष्ट्रीय कार्य में इसको पंथ से जोड़ती है। ये इसका राष्ट्रद्रोह है, संवैधानिक व्यवस्था है। और ये जो कुछ कट्टरवादी तत्व हैं इसमें, इस्लाम आस्था के, और उनको हवा देने वाले देश के दुश्मन एक कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले, और ये पार्टियां, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये सब जो है और हवा देते हैं पांति के आधार पर। अरे भाई, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है ना, जो मैंने इसमें यानी फौजदारी के जो केस है, क्रिमिनल के जो आपराधिक मामले हैं, उसकी सजा को लेकर के तो समानता है ना कि मैंने जो भी सजा होगी वह पंथ देख करके नहीं होती है, वो शरिया के अनुसार नहीं होता है। उसमें ये कट्टरवादी, कठमुल्ले और मौलवी तब नहीं कहते हैं कि नहीं भाई इसमें शरिया लगेगा कि मैंने हाथ के बदले हाथ काट ले जाएंगे, आंख के बदले आंख, आई फॉर आई, नहीं होगा। उसके लिए ये कठमुल्ले मौलवी तब नहीं कहते हैं जब सिविल कोड लगे कि भाई तलाक है और कितनी पत्नी रखना है
और गोद लेना है और इनहेरिटेंस जो 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 उत्तराधिकार इत्यादि मामलों में एक ही कोर्ट चलेगा, क्योंकि ये संवैधानिक देश है। तो चूंकि हर चीज को इन देश विरोधी तत्वों ने उस तत्वों में पार्टियों में खास करके कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये देश के दुश्मन हैं और उसी प्रकार की ये देश विरोधी मानसिकता पाले हुए है बीजेपी वाले। इसको वो माने यदि संवैधानिक जो जिम्मेदारी दायित्व ये पालन करती है कोई भी सरकार, तो उसको जो है अपने चुनाव से जोड़ते हैं और इसको भी पंथ से जोड़ते हैं। ये इनकी एक भारत विरोधी मानसिकता है। क्रिमिनल कोड में यूनिफॉर्मिटी है, समानता है, सिविल कोड में भी होनी चाहिए। इस संवैधानिक व्यवस्था है धारा 44 के अनुसार, इसमें किसी मास्टर स्ट्रोक की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले इतने देश के दुश्मन हैं, इसको मास्टर स्ट्रोक के रूप में देख रहे हैं। तो बीजेपी वालों का जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है उसको चीरने की जरूरत है। ये कभी भी देश के नहीं हैं बीजेपी वाले। तो ये एपिसोड लंबा न होने जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।